अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 13.6 और इसमें जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो है इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशंस। और मज़ीद भी हम जो है वो चीज़ें करेंगे जिसमें हाउ अ लेंस रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। द पावर ऑफ अ लेंस पढ़ेंगे। अच्छा, फिर हम जो है वो कॉन्वेक्स लेंस किस तरह से जो है वो इमेज बनाता है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, क्या इमेज बनेगी, वो टेबल पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जो है वो लेंस की इक्वेशन पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉन्केव लेंस के लिए। फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, जो हो गया वर्क एग्जाम्पल 6 होगा। और उसके बाद आखिर में मैं आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस कराऊंगा और ये लेंसेज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये चीज़ें करेंगे। तो काफ़ी बड़ी जो है वो ये वीडियो होगी जिसमें आपको इतने सारे टॉपिक जो है वो पढ़ने के लिए मिलेंगे। याद रखिएगा, इस पूरी वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ेंगे बल्कि बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर करेंगे जो कि इसी चीज़ से रिलेटेड होंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। तो इसमें जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है हाउ अ लेंस रिफ्रैक्ट लाइट। तो देखें, सबसे पहले अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो इमेज है वो कैसे बन रही है लेंस से, तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि लेंस जो है वो कैसे रिफ्रैक्ट करती है लाइट को। इससे पहले आप जो है क्या पढ़ चुके हैं कि मिरर कैसे, यानी जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर था उसको आपने स्टडी किया था और वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो अब यहाँ पर आप समझ लीजिए कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, सबसे पहले हमें कॉन्वेक्स लेंस का जिक्र किया हुआ है। जो आगे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं यानी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जो है हमारे पास टेलीस्कोप, इन तीनों के अंदर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। ये जो मेरा चश्मा लगा हुआ है, मेरे जो ग्लासेस लगे हुए हैं, इसके अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है। कॉन्वेक्स लेंस को आप कैसे पहचानेंगे? ठीक है, वैसे तो कॉन्वेक्स लेंस आपके पास इस तरह का होता है, ठीक है, इसको बोलते हो आप सिंगल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। लेकिन अगर इसकी दो साइडें बनी हुई हों तो इसे आप कहते हो डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक एक चीज़ें डायग्राम बना के समझाऊंगा, इंशाल्लाह आपको डिटेल में बात समझ में आ जाएगी। तो ये क्या हो गया आपके पास? ये हो गया आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। अब आपको पता है कि रिफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और अपनी डायरेक्शन चेंज करके बाहर की तरफ निकले और आपको एक इमर्ज रे मिले। तो बिल्कुल यहाँ भी ऐसे ही होता है। याद रखिएगा, इस लाइन को आप बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस। तमाम स्टडी इसी लाइन के थ्रू होती है लेंस के अंदर, ठीक है, इसी लाइन को रेफरेंस मानते हैं। जैसे कि 1 किलो आम आपने अगर तुलवाना है तो क्या करोगे? तराजू पे तोलोगे। 1 किलो सेब तुलवाना है तो भी तराजू पे तोलोगे, यानी तराजू और 1 किलो रेफरेंस है आपका, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन होती है ये रेफरेंस होती है, इसको हमेशा याद रखना है। अब आ जाते हैं हाउ अ लेंस रिफ्रैक्ट अ लाइट। तो हमेशा याद रखना, मैं तमाम वो पॉइंट्स बताता हूं जो कि आपके पास एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। तो हमेशा याद रखना कि आपके पास जो ये कॉन्वेक्स लेंस होती है क्या करती है, ये आपके पास कन्वर्ज करती है लाइट को। डाइवर्ज नहीं, कन्वर्ज। कन्वर्ज यानी एक पॉइंट पे लाके फोकस करती है। अब इमेज कैसे बनेगी, इमेज की क्या लोकेशन होगी, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है इस पे डिपेंड करेगा, जो कि इन डिटेल थोड़ा सा बस आगे पढ़ेंगे। इस पॉइंट को आप बोलते हो ऑप्टिकल सेंटर। ये पूरी लाइन हो गई आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, PRIN, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपके पास ये पूरी लाइन। और ये हो गया आपके पास ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल, ठीक है, सेंटर। तमाम चीज़ें मैं लिखता जाऊंगा। इसे आप O से डिनोट करते हो, इसे आप किससे डिनोट करते हो? O से। अब आपके पास जो पहला पॉइंट आता है वो आता है फोकल रेडियस, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है, इंशाल्लाह ये बात समझ में आ गई आपके लिए ये पूरी जो टॉपिक है आसान हो जाएगा। फोकल रेडियस, उसके बाद आता है फोकल रेडियस का डबल 2f, इसे आप कहते हो f, फोकल लेंथ, सॉरी फोकल रेडियस बोल रहा हूँ, फोकल लेंथ कहा जाता है, इसे भी आप फोकल लेंथ। इसमें ये नहीं है कि यहाँ वाली फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, ये वाली फोकल लेंथ पॉजिटिव, नहीं, यहाँ पर दोनों को ही आप फोकल लेंथ कहोगे। बस ये कह दोगे लेफ्ट साइड फोकल लेंथ, राइट, और लेफ्ट साइड फोकल लेंथ, राइट साइड फोकल लेंथ, ठीक है। इसे आप कह देते हो f और इसे आप कह देते हो 2f, ठीक है। ये हो गई आपके पास 2f। तो f क्या है आपके पास? f आपके पास है, यहाँ पर लिख देता हूँ, f आपके पास क्या है? फोकल लेंथ। हर जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? देखो, आपके पास ये लाइट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आपके पास समझ लो एक सोर्स रखा हुआ है, तो सोर्स से निकलकर आपके पास लाइट यूं आएगी, लेंस में आएगी, ठीक है, लेंस में। अब लेंस में जब जाएगी तो क्या होगा? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा आपके पास? ये आपके पास अभी यूं सीधी ही चली जाएगी, ठीक है, सीधी ही चली जाएगी।
और उसके बाद क्या होगा, कन्वर्ज हो जाएगी, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएगी। इस पॉइंट को ले रहा हूं मैं कि इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो तो इमेज हमेशा आपके पास क्या बनेगी, फोकस पे। अब इन्फिनिटी से क्या मुराद है कि ये जो आपने प्रिंसिपल एक्सिस लिया इसके बाहर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इन्फिनिटी से ये मुराद नहीं है कि स्पेस में रखा हुआ है, नहीं। इन्फिनिटी से हमेशा ये मुराद होता है कि आपने जो रेफरेंस लिया था ना उसके बाहर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये कैमरा है, अब मैं कैमरे के बाहर चला जाऊं तो ये क्या तस्वुर होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि कैमरा मुझे डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। अब कैमरे के अंदर आ गया तो ये मैं उसके जो एक्सेस है यानी उसका जो एंगल है उसके अंदर मौजूद हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। तो यहाँ पर आकर आपके पास क्या होगी, यहाँ पर आकर आपके पास जो रे है वो मिल जाएगी। अब इसी से और भी रेस निकलेंगी, ठीक है। मल्टीपल रेस निकलती हैं और ये रेस हाइपोथेटिकल होती हैं। फॉर एग्जांपल ये रेस आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि ये हम तसव्वुर करते हैं, स्टडी करने के लिए बनाते हैं। तो ये रेस क्या होती हैं, अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए जो रेस आप बनाते हो वो क्या होती हैं, हाइपोथेटिकल या प्रैक्टिकल, तो ये हाइपोथेटिकल्स होती हैं। हाइपोथेटिकल्स यानी हमने दिमाग से तसव्वुर किया ऐसा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से लाइन गुजरेगी ना, ऑप्टिकल सेंटर से लाइन जो गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे गुजरेगी वो कभी भी डाइवर्ज नहीं होगी, ना ही कन्वर्ज होगी, सीधा जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये कन्वर्ज हो रही है, लेकिन मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। कैमरे में भी स्ट्रेट आ रही है, इसको थोड़ा सा मैं मजीद स्ट्रेट कर देता हूँ, यहाँ से आपको कर्व शायद महसूस हो रहा हो, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, कोई कन्वर्ज नहीं, कोई डाइवर्जन नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। अब जहाँ पर ये दोनों लाइट मिलेंगी ना वहाँ पर आपके पास एक इमेज बनेगी। याद रखना, इमेज जब तक आपके पास नहीं बनेगी जब तक आपके पास जो है वो दो रेस आपस में ना मिल रही हो, ठीक है। आप डायग्राम देखें, आप डायग्राम स्टडी करें, जो इन्होंने आपको डायग्राम दी हुई है 13.15, तो वहाँ पर देखें जहाँ पर ये कह रहे हैं कि इमेज बन रही है वहाँ पर तमाम रेस आपस में आके मिल रही हैं। ये डायग्राम है आपकी, ठीक है। आई होप नज़र आ रही है, थोड़ा सा और करीब ले आता हूँ, ठीक है। आई होप विजिबल तो नहीं होगी शायद इतनी दूर से। तो इस जहाँ पर तमाम रेस मिलेंगी वो आपके पास क्या होगी, वहाँ इमेज बन रही होगी। हाँ, अगर दो रेस भी मिल रही हैं तो आप इमेज बना सकते हो। हाँ, अगर ऐसा हो कि एक लाइन यूँ जा रही है एक लाइन यूँ, तो कोई इमेज फॉर्म नहीं हो सकती। इस सिचुएशन में किसी किस्म की इमेज आप नहीं बना सकते। और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या किया इसने, लेंस ने जो है वो रिफ्रैक्ट किया और रिफ्रैक्ट करके आपके पास क्या बना ली, इमेज बना ली। लेंस ने रिफ्रैक्ट किया और रिफ्रैक्ट कर कर आपके पास एक इमेज बना ली। तो इसी को आप कहते हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाउ अ लेंस रिफ्रैक्ट लाइट, तो किस तरह से लेंस जो है वो रिफ्रैक्ट करती है लाइट को। तो याद रखना कि जो आपके पास लाइट आ रही होती है, जो आपके पास लाइट आ रही होती है, इसको थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए, यहाँ से ये अगर एक्सेस है ना तो यहाँ से ये कन्वर्ज होना शुरू होती है, ठीक है। ये एक जो इसका सेंटर जो लाइन बन रही होती है ना, डायमीटर, इससे ये कन्वर्ज होना शुरू हो जाती है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या करती है, आपके पास कन्वर्ज करती है, और कॉन्केव लेंस आपके पास क्या करती है, डाइवर्ज। अगर कॉन्केव लेंस होती तो तमाम एक्सेसेस तो यही रहते, छोटी सी लेंस बना देता हूँ, तमाम एक्सेसेस तो यही रहते, लेकिन लाइट जब आती तो वो यूँ निकल जाती, एक जगह पर फोकस नहीं होती। तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनने के लिए तमाम लाइट्स एक जगह पर फोकस हो रही होती हैं, और कॉन्केव लेंस में इस तरफ नहीं होती, कनकेव लेंस में, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से बात जो है वो समझ में आ गई होगी। तो इसे आप डबल कन्वेक्स लेंस कह सकते हो, क्यों? क्योंकि एक लेंस ये रहा और उसके साथ दूसरा ये रहा। अगर मैं बीच में लाइन खींच दूँ तो आपको दो लेंस नज़र आने लगेंगे, ठीक है। एक लेंस आपके पास ये रहा, दूसरा ये रहा। तो लाइन थोड़ी सी मेरी कर्व बन रही है, इसको स्ट्रेट, असल में स्ट्रेट ना बनने की वजह पता ये है कि मेरा हाथ जो है ना वो हिल रहा है। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है, हाउ अ लेंस रिफ्रैक्ट लाइट। अब इसी को थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये होता है कि लाइट जो आपने ली है, जो सोर्स लिया है, उससे जो लाइट निकल रही है उसकी सिंगल वेवलेंथ है, एक फ्रीक्वेंसी, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही, और उसका एक कलर है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसा फ्लैश लैम्प ले लें जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट निकल रही है, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, तो उसकी फ्रीक्वेंसीज भी अलग होंगी। आपने पढ़ा था पीछे ये स्पेक्ट्रम में कि अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग आ रही हैं और वेवलेंथ अलग अलग आ रही हैं तो रंग भी अलग अलग आ रहे होंगे। जैसे कि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो अलग थी, और इंडिगो जो था आपके पास, वॉयलेट जो थी लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग थी। इसी तरह से
हर एक लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, ठीक है, रंग उसका अलग होता है। तो यहाँ पर जो आप लाइट लोगे इन लेंस की स्टडी करने के लिए वो आपके पास होगी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक सिंपल यही चीज़ है कि उसकी सिंगल वेवलेंथ होगी, सिंगल वेवलेंथ यानी एक ख़ास वेवलेंथ की होगी, एक ख़ास कलर होगा, ठीक है, और एक ख़ास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसको थोड़ा सा बुक से भी स्टडी कर लेते हैं। कंसीडर अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट, तो वही मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट की सिंगल वेवलेंथ की हो, और ये जो हम रेस बना रहे हैं ये वेवलेंथ नहीं है, ये इसकी डायरेक्शंस बताने के लिए बना रहे हैं कि किस तरह लाइट ट्रेवल करती है। ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ने जो है वो ट्रेवल किया था, पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस और जो है रे ऑफ लाइट। उसके बाद जब लेंस में वो गई लाइट तो फिर वो क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट यानी अंदर घुसी और फिर उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, तो ये हो गया रिफ्रैक्शन का फिनोमिना यहाँ पर आपके पास। व्हेन अ रे इंटर अ लेंस, लेंसेस रिफ्रैक्ट लाइट एट ईच इंटरफेस, इंटरफेस यानी हर तरफ से वो क्या कर रही है कि लाइट को वो करेगी रिफ्रैक्ट, यानी अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो भी रिफ्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल याद रखना, ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ से अगर कोई रे गुजरेगी ना ऑप्टिकल सेंटर से तो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, स्ट्रेट जाएगी, ऐसे जाएगी, आपके पास कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है, स्ट्रेट। लेकिन अगर इस ऑप्टिकल सेंटर के अलावा कहीं से भी रे ऑफ लाइट को लेके जाओगे तो वो आपके पास एक पॉइंट पर आके रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है, हर जगह से। अच्छा, ऊपर से जो भी रे होगी वो नीचे की तरफ रिफ्रैक्ट करेगी और नीचे से जो भी रे होगी वो ऊपर की तरफ रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है, ऐसे रिफ्रैक्ट करेगी, ऐसे रिफ्रैक्ट करेगी। तो जहाँ पर ये तमाम रेस मिलेंगी वहाँ पर आपका इमेज बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यही इधर हमें बताया जा रहा था। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास जो है बिल्कुल सेम बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है। आप डायग्राम देखिएगा 13.16 इसी तरह की डायग्राम बना के दी हुई है, लेकिन उसमें रेस ज़्यादा इस्तेमाल की गई हैं तो मैं भी यहाँ पर ज़्यादा रेस ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ज़्यादा रेस भी बना सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल तमाम रेस इसी सोर्स से निकल रही हैं, इसी सोर्स से निकल रही हैं। तो एक रे आपके पास ऐसे निकली, यहाँ से गई, ठीक है, इधर यूँ आई। अभी मैंने बताया था कि जब यहाँ से आप रे ऑफ लाइट लोगे तो वो इस तरफ रिफ्रैक्ट होगी। तो देखो और रेस बना ली मैंने, एक और चाहो तो एक और बना सकते हो, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट निकली यहाँ से, ठीक है, और इससे जाके मिल गई, कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज यानी एक पॉइंट पे जाके तमाम लाइट्स की रेस फोकस कर रही है, और बाकी इसको आगे निकाला नहीं है, मैंने यहीं रोक दिया है, ठीक है। उन्होंने इसको आगे भी निकाल दिया क्योंकि रे यहाँ पर रुकेंगे नहीं और आगे भी निकल जाती हैं। तो तमाम चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी। अगर सिर्फ डायग्राम ऐसे ही दिखा देता तो शायद नाइंसाफ़ी होती, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया, एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब ये बात हमें अच्छी तरह समझ में आ गई। अब पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है? देखो हर लेंस की अलग अलग पावर होती है। अब पावर से क्या पता चलता है हमें, सिंपल याद रखना। अक्सर बच्चों को जो है वो बहुत मुश्किल कर दिया जाता है इस चीज़ में, और मैं भी बहुत बार फंसा था इसमें कि P = 1/f होता है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, और f हमेशा आपने मीटर में रखना होता है, ठीक है। रटवा दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा रट्टा लग गया, हमें मज़ा आ गया हमें याद। लेकिन ये नहीं है पावर ऑफ लेंस, सिर्फ इसका मतलब पावर ऑफ लेंस नहीं है। पावर ऑफ लेंस का मतलब ये होता है कि लाइट कितनी ज़्यादा कन्वर्ज हो रही है, लाइट कितनी ज़्यादा कन्वर्ज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेंस बड़ी है तो लाइट कम कन्वर्ज होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, सिंपल समझो, फार्मूला लिखे रहने दो, P अच्छा एक हमारा बैड लक पता है क्या है कि जब भी पढ़ाने खड़ा होता हूँ ना मार्कर की इंक ख़त्म हो जाती है और डस्टर होता नहीं है। तो इस चीज़ का मैं अगली बार कंप्लेन करूँगा अपने स्टाफ से कि भाई मार्कर और डस्टर हो और इंक उसमें फिल हो, क्योंकि मुश्किल हो जाती है कभी कभार ना, जो समझाना होता है ना वो खुद ही दिमाग से निकल जाता है कि क्या क्या बताना था। मतलब ये नहीं निकलता कि कैसे बताना था, ये निकल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें बतानी थी और लाजमी बतानी थी। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको एक प्रॉपर मैं 45 मिनट 40 मिनट का लेक्चर टॉपिक्स पे देता हूँ, तो इसलिए। अच्छा, तो देखो ये मेरे पास एक बड़ी लेंस है। अब लेंस बड़ी है तो आपको अच्छी तरीके से पता है इसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा आ रहा होगा, समझ लो यहाँ आ रहा होगा। तो जब इसमें से कोई लाइट आएगी तो ये कम कन्वर्ज होगी, ठीक है, कम कन्वर्ज होगी इसमें से लाइट, ठीक है, कम कन्वर्ज होगी। अब यही लेंस में छोटी कर दूँ, मतलब यही लेंस से मुराद एक दूसरी लेंस ले रहा हूँ, अगर छोटी लेंस ले रहा हूँ तो उसका ऑप्टिकल सेंटर आपको पता है कि उसका जो है वो फोकल लेंथ जो है आपको पता है कि वो करीब आ रही होगी। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा कन्वर्ज करेगा लाइट को। तो देखो जब लेंस बड़ी थी तो कन्वर्जन कम थी, जब लेंस छोटी हुई तो कन्वर्जन ज़्यादा हुई। तो इसी को कहते हैं पावर ऑफ लेंस, कि कब ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, कब कन्वर्ज कम करेगा। और यही चीज़ फॉर्मूला भी बता रही है, जब लेंस बड़ी लोगे तो फोकल लेंथ तो बड़ी आएगी ना आपके पास, तो पावर क्या है, यानी कन्वर्जन कम होगी, ठीक है, कन्वर्जन कम होगी ना। अब लेंस छोटी लोगे
लेंथ जो है वो छोटी लोगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास फोकल लेंथ जो है वो छोटी आएगी, इसी तरह पावर जो है वो ज़्यादा आ जाएगी, यानी ज़्यादा लाइट कन्वर्ज होगी। इंशाल्लाह आप ये चीज़ नहीं भूलोगे आप, इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये थी काम आपके पास, ये था काम पावर ऑफ लेंस का, और ये फार्मूला था। अब चाहे तो इसे फार्मूले के तहत याद रख लो। और हाँ, ये चीज़ याद रखने वाली होती है कि इसे हमेशा मीटर में रखा जाता है फोकल लेंथ को। देखिए फोकल लेंथ हमें पास बहुत छोटी दी हुई होती है, लेकिन जब भी हम फोकल लेंथ को यूज़ करते हैं तो वो हम छोटा मतलब मीटर में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ बताता हूँ, पहले मार्कर तब्दील करता हूँ, ठीक है। आई होप इसमें इंक हो, चलो इतनी तो है कि काम हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर बताता हूँ कि पावर जो है वो आपके पास उसका यूनिट होता है डायोप्टर, ठीक है। पावर का यूनिट क्या होता है आपके पास, डायोप्टर, जिसे आप डी से डिनोट करते हो, डी से, ठीक है, ठीक है। डायोप्टर, पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर होता है। इसको आप डी से डिनोट करते हो, हर जगह पूरा यूनिट लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, लेकिन चाहे तो सिर्फ डी से इसे सिंबलाइज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है, देखो अगर 1 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है तो आपके पास एक डायोप्टर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फोकल लेंथ जो है वो है आपके पास 1 मीटर की, सॉरी सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर की है तो भी आपके पास 1 डायोप्टर आएगा, 1 मीटर की है तो भी आपके पास 1 डायोप्टर आएगा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर आता है आपके पास, ठीक है। तो अब इसका यूनिट कैसे निकालोगे, ये P = 1/f आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया F जो कि है 1 मीटर। तो आपको पता है जब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हो तो जो भी चीज़ होती है वो आपके पास क्या हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है, यानी पावर इन्वर्स हो जाती है। तो आपको क्या यहाँ दिखाई दे रहा है कि 1 डायोप्टर आपके पास बराबर होता है 1 मीटर इन्वर्स के, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा कि 1 डायोप्टर कितने मीटर के बराबर होता है। तो बच्चे क्या लगा देते हैं, बच्चे लगा देते हैं कि 1 डायोप्टर, सर हमारे पास जो 1 डायोप्टर है वो बराबर होता है 1 मीटर के। रॉन्ग, गलत। 1 डायोप्टर 1 मीटर के कभी नहीं बराबर होता, वो बराबर होता है इन्वर्स में 1 मीटर के, ठीक है, याद रहेगा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि 1 समझ में आए, अलग होकर डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है। तो ये इसका था आपके पास काम, फार्मूला ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बोर्ड में न्यूमेरिकल आएगा, ये फार्मूला उसमें लगाया जाएगा। अब फोकल लेंथ निकालने के आपको बहुत से तरीके बता सकते हैं। तो पावर ऑफ अ लेंस की डेफिनेशन देख लो, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर इनवर्स। तो यहाँ भी इन्होंने वही लिख दिया है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया था, इसके ऊपर इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने बुक पढ़ ली है। तो इसमें इन्होंने लिखा था लेंसेज आर यूज टू कन्वर्ज ऑन डाइवर्ज द इंसिडेंट, इंसिडेंट यानी जो लाइट आके टकराती है, लाइट रे, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू रिफ्रैक्ट द रे ऑफ लाइट depend on its focal length. For example, convex lens with a shorter focal length bend the light ray through a higher convergence by focusing them closer to the optical center. तो वही देखा, वही बात कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो है वो फोकल लेंथ छोटी है तो वो ज़्यादा कन्वर्ज करेगी लाइट को, अगर कनकेव लेंस है तो ज़्यादा डाइवर्ज करेगी। और याद रखना फोकल, यहाँ पर आपके पास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसके अंदर आप फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रखते हो, कभी भी नेगेटिव नहीं रखना। अगर नेगेटिव रखी तो वो आपके पास कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया यहाँ पर कवर, यानी पूरा टॉपिक नहीं हुआ है। अब इसके बाद हमारे को अगला जो पढ़ना है वो पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, और इसमें सिर्फ आपको पढ़ाया जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। तो इस कॉन्वेक्स लेंस को स्टडी करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो रिमूव करता हूँ और फिर जो है हम अपना लेंस को देखते हैं, ये लेंस में हमने करना कैसे स्टडी है और इसके फर्दर स्टडी कैसे करनी है। इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हो आप इसमें, कि आप इसमें मालूमात हासिल कर रहे हो। तो अक्सर बच्चे समझते हैं इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये है कि मुजरिम का पता लगाना, वो भी ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये भी होता है कि चीज़ों का पता लगाना, सिर्फ मुजरिम का नहीं, चीज़ों का भी पता लगाया जाता है इन्वेस्टिगेशन की मदद से। तो आओ अब इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। देखो लेंस यहाँ पर जो इस्तेमाल होगी वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स होगी, कॉनकेव का भी अलग सिस्टम है। तो कॉन्वेक्स पढ़ा रहे हैं, कॉनकेव आपको फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में पढ़ाया जाएगा, अगर बुक चेंज ना हुई तो, वरना अगर चेंज हो गई तो फिर उसमें चैप्टर दूसरा हो जाएगा, उसका नंबर दूसरा लग जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, सबसे पहले लिखा हुआ क्या है, यू हैव स्टडीड द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म बाय लेंसेज। तो आप प्रीवियस मैंने पढ़ाया था आपको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि हमने ये चीज़ पढ़ ली है
कि स्पेरिकल मिरर, यानी अगर मिरर लिया है आपने तो वो किस तरह से आपके पास काम करता है और इमेज बनाता है। लेकिन अब यहाँ पर आपको जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की मदद से ये पढ़ना है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की मदद से। एक डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें इसी डायग्राम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये आपके पास लेंस आ गई, डबल कॉन्वेक्स लेंस है। ऑप्टिकल सेंटर के लिए थोड़ा सा मुझे प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लो, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ये आपके पास एफ आ गया, ये आपके पास एफ आ गया, ये 2f आ गया और ये आपके पास 2f आ गया। याद रखना, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे मूव कराते रहोगे, इमेज भी आपकी जो है वो आगे की तरफ मूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है 2f के पीछे, तो इमेज जो है वो f और 2f के दरमियान बन जाएगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपने f और 2f के पीछे रखा हुआ है तो इमेज आपकी f और 2f पे। और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को ये रेफरेंस मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज भी 2f पर ही बन रही होगी, ठीक है। अब आगे मूव करो तो आपके पास क्या है, 2f से आगे गए तो इमेज ऑब्जेक्ट भी आगे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो मेरी शेडो भी आगे जा रही है ना, ठीक है, दिख रही है ना शेडो, अगर शायद दिख ही रही होगी। चलो हाथ ले लो, मैं आगे जा रहा हूँ तो मेरा हाथ भी आगे जा रहा है ना। इसी तरह से ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो इमेज भी आगे चली जाती जाएगी। हाँ, लेकिन ये काम सिर्फ यहाँ तक ही होगा, f तक ही होगा ये काम सिर्फ, ठीक है। अब f के बाद जब f से आगे जाओगे ना तो फिर मामलात बिगड़ जाएंगे। मामलात बिगड़ जाने से मुराद क्या है, फिर आपके पास जो है वो इमेज थोड़ी सी अलग बनने लगेगी, इमेज थोड़ी सी अलग आने लगेगी। फिर वो क्या करेगी, वो आपके पास रियल इमेज नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी। यानी अब इमेज वहाँ नहीं बनेगी, यहीं पर बन जाएगी, इसी तरफ बन जाएगी। अब वो इसका केस है, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले चार्ट से पढ़ लो, चार्ट से ही बात समझ में आ जाएगी। चार्ट और डायग्राम बताता रहता हूँ किस तरफ है, ठीक है। ये मैंने बता दिया है बिल्कुल इसी तरह से, और रे ऑफ लाइट्स मैंने समझा दी थी। अच्छा, ये याद रखना कि उन्होंने ना ऑब्जेक्ट को नाम दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट को क्या नाम दिया, AB, ठीक है, हाइट, उसकी हाइट के लिए। और इमेज को नाम दिया है उन्होंने AB/ और A/, ठीक है। नाम तो मैं बुक से देख के ही दूंगा। तो ये बस एक छोटी सी चीज़ इसमें इंक्लूड कर लेना, बाकी तमाम वही चीज़ें जो थोड़ी देर पहले समझाई थी, ठीक है। बार बार डायग्राम बनाने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये टेबल बहुत ज़बरदस्त है, इसको समझ लो, आपके लिए जो है ना इमेज बनाना आसान हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखा है, एट इन्फिनिटी से क्या मुराद है कि 2f के बहुत पीछे रखा हुआ होगा, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस आपने ड्रॉ किया ना इसके बाहर रखा हुआ होगा, तो फिर आपके पास क्या होगा, फिर इमेज आपके पास कहाँ पर बन रही होगी, फिर इमेज आपके पास जो है वो अभी आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो 2f के पीछे, इन्फिनिटी पे नहीं है, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट रखेंगे हम 2f पर रखेंगे, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे तो इमेज आपके पास जो बनेगी वो 2f और f के दरमियान बनेगी, अदर साइड ऑफ द लेंस। ये सेम साइड ऑफ द लेंस है, ये अदर साइड ऑफ द लेंस है, ठीक है। ये सेम साइड है, सेम साइड है, ये अदर साइड है। अदर यानी उसके सामने वाली साइड है, ये याद रखना, ये सेम साइड और अदर साइड का डिफरेंस याद रखना। अच्छा, अब अगर आप, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वही चीज़ है, ठीक है। तो अब अगर आपने जो है वो इमेज को 2f पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दिया। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है रियल, रियल यानी एक्चुअल प्रेजेंट है। अब फॉर एग्जांपल मेरी इमेज जो है वो आपको नज़र आ रही है कैमरे के थ्रू, और फिर कैमरे से आप कोई और इमेज बना लें मेरी, तो वो आपके पास एक क्या होगा, वर्चुअल कहला सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं खुद मौजूद हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट हूँ, रियल ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है, वर्चुअल नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी लेंस के थ्रू मेरी ये इमेज बन रही होती ना, यानी मैं कहीं और खड़ा होता और ये इमेज बन रही होती, तो फिर अगर मैं एज अ इमेज अपने आप को ऑब्जेक्ट लेता तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाता, ठीक है। याद रखना कि किसी इमेज को ऑब्जेक्ट मानोगे ना तो वो आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये बस इससे सिंपल आ जाएगा कि ये आपके पास इमेज है, मैंने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया किसी और लेंस के लिए, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट नहीं मैंने माना जाएगा, क्योंकि ये खुद इमेज है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये खुद इमेज रखी हुई है आपके पास। अच्छा, अब इसी तरह से 2f पे रखी हुई हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज आपके पास 2f पे ही फॉर्म्ड हो जाएगी। और वही लेंसेज किस तरह से आ रही हैं, ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइन कभी भी ना कन्वर्ज होगी ना डाइवर्ज, स्ट्रेट गुजरेगी, ये लेंस की खसूसियत होती है। अच्छा, अब इसी तरह से 2f और f के दरमियान रख दिया है, तो इमेज जो है वो अब 2f के पीछे बन जाएगी। ऑब्जेक्ट 2f के पीछे रखा था तो इमेज f और 2f के दरमियान बन रही थी, लेकिन अब ऑब्जेक्ट ही 2f और f के दरमियान रख दिया तो इमेज 2f के पीछे जा रही है। तो जैसे जैसे आगे आ रहे हो इमेज दूर भाग रही है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ऑब्जेक्ट जो है वो f पे रख दिया, तो याद रखना इमेज आपके पास इन्फिनिटी पे बन जाएगी। या इसी तरह से जैसे कि पहले केस में मैंने बताया था सबसे पहले कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज जो है वो फोकल लेंथ पे बनेगी, ठीक है, फोकल लेंथ से आगे थोड़ा सा बनेगी। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट जो है वो, यानी आपके पास जो रे ऑफ लाइट है वो फोकल लेंथ से होकर गुजरेगी, ठीक है, ये याद रखना।
अगर आपने ऑब्जेक्ट जो है वो अब अपना इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज आपकी कहाँ बन रही है, अगर आपने ऑब्जेक्ट जो है वो एफ पे रखा हुआ है तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बन रही है, यानी इस डायग्राम के बाहर जाके बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर बन रही है। जो इन्फिनिटी पे बनने से बुरा ये नहीं है कि स्पेस में बन रही है, इन्फिनिटी पे बनने से बुरा ये है कि बाहर जाके बन रही है। अब मैंने जो बताया था कि ये काम सिर्फ जो है वो एफ तक ही रहेगा। अब अगर आप एफ और ओ के दरमियान कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दोगे तो इमेज आपके पास जो है वो वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल कैसे बनेगी यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है। ये इसको रिमूव कर देता हूँ। ये आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस सिचुएशन में हमेशा आपके पास बड़ी इमेज बनेगी। इस सिचुएशन में आपके पास हमेशा जो है वो बड़ी इमेज बनेगी, तो ये इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं कि जब आपने ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी पे रखा था तो एक्सटर्नल स्मॉल यानी एक्सट्रीमली स्मॉल सबसे छोटी इमेज बन रही थी, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था, यानी सबसे पहला केस जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। और रियल थी और इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बन रही थी, सीधी नहीं बनेगी, ठीक है। अब बियॉन्ड 2f रख दिया, यानी 2f के पीछे रख दिया तो भी आपके पास जो है स्मॉल बनेगी, लेकिन ज़्यादा स्मॉल नहीं बनेगी, थोड़ी स्मॉल बनेगी, ठीक है। और आपके पास इमेज जो बनेगी वो f और 2f के दरमियान, जो कि आप डायग्राम देख सकते हो ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2f में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने 2f पर ही ऑब्जेक्ट रखा था तो 2f पर ही इमेज बन रही थी, वो इमेज थी सेम साइज़, यानी जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट था उतने ही साइज़ की इमेज थी, और ये भी रियल थी और इन्वर्टेड थी। रियल इमेज यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बन रही है, कोई और चीज़ से नहीं बन रही, और इन्वर्टेड उल्टी थी, उल्टी। अच्छा, अदर साइड पे भी जब इमेज बनती है ना तो उसे रियल माना जाता है, सेम साइड पे इमेज बनती है तो उसे वर्चुअल माना जाता है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट भी यहाँ है, इमेज भी यहाँ बन गई तो ये वर्चुअल इमेज कहलाएगी। और इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ आ रही है तो ये रियल इमेज कहलाती है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो पीछे है ना, तो इमेज उसके पीछे कैसे बन गई? ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा और इमेज उसके पीछे बन रही है तो वर्चुअल तरीके से बन गई ना, इसीलिए उसे वर्चुअल कहते हैं। और बाकी यहाँ तो आप समझ सकते हो कि कोई चीज़ सामने ही नज़र आएगी किसी चीज़ के, ना कि पीछे की तरफ, ठीक है। अच्छा, एट एफ पे रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, लेकिन बहुत बड़ी साइज़ की इमेज बनेगी, लार्ज साइज़ की, बहुत ज़्यादा, और ये रियल होगी और ये भी इन्वर्टेड होगी। लेकिन अगर एफ और ओ के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखा तो अब इमेज आपकी कहाँ बनेगी? अब इमेज आपकी बनेगी यहाँ पीछे की तरफ। अब पीछे की तरफ किस तरफ बनी है देख लेते हैं। पीछे 2f के पीछे बनेगी ये, ठीक है, बहुत बड़े साइज़ की इमेज बनेगी। तो बी ए स्लैश है, इसको नाम जो है वो अकॉर्डिंग टू बुक देते हैं, ए स्लैश बी स्लैश, ठीक है। अच्छा, तो अब इसकी कन्वर्जन किस तरह से होती है कि ये आपकी लाइन गुजर गई, ये इधर से डॉटेड होगा। डॉटेड का मतलब ये है कि ये आपके पास रिफ्लेक्ट बैक टू रही है लाइट, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, अब एक लाइन आपके पास यूँ यहाँ आएगी, ठीक है। अब ये भी जो है वो आपके पास क्या करेगी? पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास इस तरह से दो लाइन आपस में मिलेंगी रिफ्लेक्ट होकर और एक इमेज बन जाएगी। ये आपके पास बी था, ये आपके पास ए था। ये ऑब्जेक्ट देखो कितना छोटा सा और इमेज कितनी बड़ी बन गई, क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल है तो इसीलिए बड़ी बन रही है, वर्चुअल होने की वजह से इमेज बड़ी बन रही है। अच्छा, अब ये चीज़ें समझ ली। अब आ जाओ लेंस फॉर्मूले की तरफ। 1/f इससे पहले भी समझा दिया था, 1/p + 1/q, ठीक है, इससे पहले भी ये फॉर्मूला डिटेल डिस्कस कर लिया था। तो देखो 1/f क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ पर स्मॉल f लिखा है मैंने, ऊपर भी स्मॉल f दिया है। तो ये होती है फोकल लेंथ, जो कि हर लेंस की अलग अलग होती है। जितना बड़ा लेंस होगा फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा आ रही होगी, जितना छोटा लेंस होगा फोकल लेंथ उतनी ही कम आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, P क्या है? देखो ये आपके पास क्या बन रही है? इमेज बन रही है ना, इमेज। तो इमेज से लेकर ऑप्टिकल, देखो तमाम चीज़ों का डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर से ही जाके नापोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे से कैमरा कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस में नापोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और आप वहाँ से नाप रहे हो कि मैं कितना दूर खड़ा हूँ, ऐसा कभी नहीं करोगे। तो इसी तरह से तमाम डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर से ही नापते हो, तो इसको कहते हो आप Q। अब Q उस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वर्चुअल इमेज बनी है तो Q इस तरफ है। वर्चुअल इमेज बता दिया था कि सेम साइड पे बन जाए ऑब्जेक्ट के, यहाँ ऑब्जेक्ट के पीछे बन जाए, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया वर्चुअल इमेज। अब ये आपके पास होगा P क्या है? P होता है आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको लेंथ कह रहे थे ना, इसको डिस्टेंस कहेंगे हम, डिस्टेंस, ठीक है। Q क्या है आपके पास? इमेज IMAGE, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये इमेज डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया।
कॉन्वेक्स लेंस में तमाम चीज़ें पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। अगर इमेज रियल है, खुदा ना खास्ता, जैसे यहाँ पर, वैसे खुदा ना खास्ता तो नहीं कहूँगा, बनती है इमेज, बनाई जाती है जानबूझ के, अगर आपके पास इमेज जो है वो वर्चुअल बन गई है तो आप फिर ये क्यों पॉजिटिव नहीं लोगे, इसके साथ नेगेटिव का साइन लोगे। अब आप बोलोगे सर ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, मैथमेटिक्स में यही चीज़ तो बार बार पढ़ाते हैं कि अगर यहाँ पर माइनस है तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको माइनस को यहाँ से हटाकर आप यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए यहीं रखूँगा, ठीक है। तो बाकी तमाम चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, 1F पॉजिटिव 1P पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, इमेज फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा, और लेकिन इमेज वर्चुअल बन गई है तो ये -Q हो जाएगा। ये था हमारे पास डिटेल एनालिसिस और कॉन्सिक्वेंसेस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसको डिटेल देख लिया हमने। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। न्यूमेरिकल कराता हूँ आप लोगों को, इसको बने रहने देता हूँ डायग्राम को, ठीक है, डायग्राम को बने रहने देता हूँ। न्यूमेरिकल यहाँ करा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है, अगर ज़रूरत पड़ी तो रिमूव कर दूंगा उस जगह को, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा इस चीज़ को जो बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, वो पॉइंट्स देख लीजिए जो कि मैंने अभी बता दिए थे, फिर भी देख लीजिए। ऑल डिस्टेंस P, F and Q आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर P, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ऑप्टिकल सेंटर को P कहा है, अक्सर बुकों में, बड़ी बड़ी बुक्स में ऑप्टिकल सेंटर O से लिखा हुआ नज़र आता है आपको, तो इसको इन्होंने यहाँ P कहा है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखें, मेरा नाम है, ठीक है, अगर मेरा नाम फैज़ नहीं रखा जाता तो मेरा नाम कुछ भी रखा जा सकता था, अली, बासित, नमीर, हसन, असगर, मुबीन, मतीर, कुछ भी रखा जा सकता था ना। तो इसी तरह से अगर इसका नाम अभी हमने कुछ नहीं दिया था तो O दे दो, P दे दो, A दे दो, E दे दो, G दे दो, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका O और P है। O से भी लिखोगे तो भी टीचर ने समझ जाना है, P से भी लिखोगे तो भी समझ जाना है। यहाँ देखो P लिखा हुआ है, वहाँ देखो उन्होंने O कहा है, तो इसीलिए मतलब कहा उन्होंने P है, लिखा O है, तो मैं इसे O ही रखूँगा, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका O ही लिखना है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ही तमाम डिस्टेंस को मेजर किया जा रहा होता है। ऑप्टिकल सेंटर ये वाला बता दिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, फिर लिख देता हूँ। पढ़ाने की बरकत से मेरे को एक फ़ायदा ये हुआ है कि मेरी स्पेलिंग अच्छी हो गई है। अब आप बोलोगे सर आपने एमई इंग्लिश सेंटर में तो TER लिखा है और यहाँ पर आपने RE लिखा है, तो भाई दोनों तरीके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर आप अगर सेंटर की स्पेलिंग ये लिखोगे ना TCENTER, तो भी आपको उसका मतलब क्या आएगा, वस्ट यानी दरमियान, और अगर TRE लिखोगे तो भी एक ही आ रहा होगा। अब हमारा सेंटर वो वाला सेंटर नहीं है, बीच वाला, हमारा सेंटर है पढ़ाने वाला सेंटर, ठीक है, एजुकेशन सेंटर। अच्छा, तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो गई। अच्छा, ऑल रियल डिस्टेंस आर टेकन पॉजिटिवली। ऑल रियल डिस्टेंस से क्या मुराद है कि अगर ऑब्जेक्ट आपके पास रियल है यानी खुद मौजूद है तो वो आप पॉजिटिव में लगोगे, ठीक है, और फोकल लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव रखोगे। इमेज इसमें नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, और ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन वो ज़्यादा हार्ड केस है, वो अभी नहीं पढ़ाया, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ाया वो आपको। उतना ही बताना चाहिए जितना आपको समझ में आया और जो इतना इसमें लिखा है। ज़्यादा बताएंगे तो फिर ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, इसी की रेफरेंस से फिर आगे भी समझा दूंगा चीज़ों को जब आएगा। और कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे इस साइड वाली हो या इस साइड वाली हो, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। और साथ ही साथ वाइट कॉन्केव लेंस की हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ये कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस में मेजर जो है डिफरेंस है, ठीक है। अब आज न्यूमेरिकल करते हैं, तो गिवन डेटा लिख लो। सबसे पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा अच्छी जगह आ जाए, ठीक है, आधी कैलकुलेशन इस तरफ आधी उस तरफ। कामयाब वही होता है जिसके पास, देखो मैं एक बात बताऊँ कि ज़्यादा मसाइल कम वसाइल फिर हो जाए कामयाब, तो ये है बात, ठीक है। यानी मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल कम है। मसाइल से मुराद के लोग तंग कर रहे हैं पढ़ाने में, लोग पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, पढ़ा रहे हो तो मुश्किल कर रहे हैं, पढ़ रहे हो तो मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, तंग करके रखा हुआ, इतने तंग हो गए हो कि कुछ कर ही नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी कर रहे हो मेहनत, एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगे। अच्छा, अब पढ़ रहे हो तो कोई पढ़ने नहीं दे रहा, शोर हो रहा है, मेहमान आए हुए, बहुत मुश्किल है, लेकिन कर रहे हो तो आगे जाके कामयाब हो जाओगे। अब इसी तरह से मसाइल ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पढ़ाने में, पढ़ने में, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको सारे तो डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी इतने सब मसले होने के बाद कामयाब हो जाओ तो फिर आप कहलाते हो कामयाब। अब कामयाबी क्या है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। किसी को कोई चीज़ चाहिए वो मिल जाए तो कामयाब, किसी को कुछ करना है ज़िंदगी में वो कर ले तो कामयाब, मुख्तलिफ़ कामयाबी के क्राइटेरिया होते हैं। अब अपने उस पर आ जाते हैं, अपने बॉय पे, जो कि इधर मौजूद है न्यूमेरिकल में। अब बॉय इज स्टैंडिंग
2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। इन फ्रंट ऑफ कैमरा यानी कैमरे के सामने खड़ा है। और कितनी दूर खड़ा हुआ है? फॉर एग्जांपल मैं, आप ये पढ़ रहे हैं, मैं यूँ आपको देख रहा हूँ। अब आप बोलेंगे सर इसमें कैमरा नहीं है। कैमरा है, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा कंजूसी की हुई है, इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। आप देखो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप सामने मेरे सामने खड़े हुए, और आपसे और मेरे दरमियान का डिस्टेंस जो है, कैमरे और आपके दरमियान का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.5। तो इसको क्या लोगे आप? इसको लोगे आप P, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 2.5, फोकल लेंथ नहीं ले लेना है इसे। अच्छा 2.500 लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस 2.5 बहुत है, ठीक है। अ कैमरा यूज अ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज। देखो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कहेंगे वो, अगर आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव में देना चाह रहे हैं तो आपको फोकल लेंथ कितनी दे दी है? 0.05 मीटर दे दी है आपको, ठीक है। अच्छा फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो टू फाइंड क्या करना है आपने? टू फाइंड करना है आपने इमेज डिस्टेंस Q, और इसी के साथ साथ आपने फाइंड करना है द इमेज डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द फिल्म, यानी लेंस और फिल्म के दरमियान, यानी कैमरे और जो इमेज बन रही है उसके दरमियान का डिस्टेंस है, वही आपके पास इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। एंड डिटरमिन वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल, और ये भी बताना इमेज रियल और वर्चुअल है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस भी पता करना। देखो इमेज रियल है या वर्चुअल है वो खुद ही पता चल जाएगा आपको थोड़ी देर में, क्योंकि जब उसका आंसर आएगा तो वो आपको बता देगा कि इमेज आपके पास रियल आई थी या वर्चुअल आई थी, ठीक है। अगर फोकल लेंथ आपके पास ज़्यादा होती तो इमेज आपके पास वर्चुअल बन जाती है, तो अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखकर आपके लिए काम करूँगा इमेज पता करने का। तो 1/Q प्लस 1/P, सॉरी 1/F 1/P प्लस 1/Q। बहुत से बच्चे इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं 1/Q प्लस 1/P, तो भी सही है, मसला नहीं है, दोनों ऐड ही हो रहे हैं। फोकल लेंथ पुट कर दो या चाहे तो फॉर्मूला सेट करा दो। मुझे पता क्या करना है Q, तो Q को मैं उस तरफ नहीं लेके जाऊंगा बल्कि P को उस तरफ ले जाऊंगा ताकि Q पॉजिटिव ही रहे। जो चीज़ पता करनी होती है कैलकुलेशन में उसे पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश की जाती है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? 1/F माइनस 1/P, ठीक है। अच्छा तो अब फर्दर स्टडी, 1/F कितना दिया हुआ है? 0.05, और P कितना दिया हुआ है? 2.5। अब आपके पास यहाँ पर दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक मैथमेटिक्स वाला तरीका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, एक ये है कि 1/2.5 को डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। आप ये पॉकेट कैलकुलेटर से भी काम कर सकते हो, साइंटिफिक से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बुक को फॉलो करता हूँ, जो बुक वालों ने एलसीएम लिया है उसको फॉलो करता हूँ। अच्छा देखें, बुक वालों ने एलसीएम थोड़ा सा अलग तरीके से लिया है, ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके का एलसीएम लिया है। आप चाहो तो डायरेक्ट एलसीएम जो लेते हो ना वैसे भी ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे करके कि 2.5 वहाँ जाके 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0.05 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों आपस में भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपस में मल्टीप्लाई होने से मुराद 0.0, इसको रफ वर्क में नहीं करिएगा, इस तरह की कैलकुलेशन डायरेक्ट जल्दी से आप कर लीजिएगा। तो ये आ गया आपके पास 0.125। तो स्टूडेंट अब जो है हम क्या करेंगे, अब जो है हम इसे यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 1/Q इक्वल टू 2.5 माइनस 0.05, और इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 2.45, और आपके पास आ रहा है नीचे 0.125, ठीक है, 0.125। अच्छा अब इसको देखो और मज़ीद फर्दर स्टडी करना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं कि 0.125 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.125, क्योंकि हमें Q पता करना है 1/Q नहीं पता करना। तो Q को मल्टीप्लाई करा देते हैं 2.45 से, ठीक है, 2.45 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये 2.45 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो Q आपके पास अकेला हो जाएगा 125, 2.45। तो अब यहाँ पर आपके पास Q आ जाएगा, ठीक है। तो 1 इसको कर लेते हैं 0.125 मल्टीप्लाई 2.45, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.0। बिल्कुल यही आंसर आपका बुक में भी आ रहा है, आप इसे मैच कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ तक तो काम हमारा हो गया, हमें बात समझ भी आ गई, लेकिन अब हमें पता करना है क्या,
अब हमें पता करना है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा फॉर P, ठीक है। तो 1/P = 1/F फॉर्मूला होता है। तो P क्या है आपके पास, पता करना है। F क्या है आपके पास 0.05। तो 1 को 0.05 से डिवाइड कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये आपके पास 20 आ रहा है। और ये आपके पास क्या कहलाएगा, 20 डायोप्टर, DIOPTER डायोप्टर, ठीक है। 20 डायोप्टर ये आंसर आ गया। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल था, इसका सॉल्व था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अब जो हमारे पास लेंसेज यूज़ होते हैं ना मुख्तलिफ जगह पर, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बल्कि रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको लेके रहने देते हैं। अब हमें लिखने की काम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो भाई, कॉन्वेक्स लेंस बहुत जगह इस्तेमाल होता है। कॉन्वेक्स लेंस चश्मों में इस्तेमाल हो रहा होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो आपने देखा होगा, अगर आप घड़ी बनवाने गए हैं कभी, तो वॉच मेकर आँख पे कुछ लगा के देखता है घड़ी को, क्योंकि वो खाली आँख से नहीं देख सकता, घड़ी के जो पार्ट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। तो वो जो इस्तेमाल कर रहा होता है वॉचमैन, वो होती है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस उसमें लगी हुई होती है। अगर आपने उससे कभी बोलो देखने का तो वो दिखा भी देंगे आपको, ठीक है। हाँ, लेकिन तोड़िएगा मत उसे, मतलब गिराइएगा मत। अच्छा, मैग्नीफाइंग गिलास। तो उसे मैग्नीफाइंग गिलास क्या है, आपने देखा होगा डिटेक्टिव यूँ लेके जाते हैं, क्लू ढूंढते हैं। अब क्लू बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को ढूंढने के लिए कोई ऐसा चीज़ तो चाहिए ना जो बड़ा करके दिखाए उसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ नुक्ता बना दूँ और मैं आपको बोलूँ समझो क्या लिखा है, आप कभी नहीं समझोगे। लेकिन वही मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आओगे, यूँ करके देखोगे कॉन्वेक्स लेंस से, हाँ समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। नुक्ता ऐसे बनाया हुआ है कि आपको दूर से नुक्ता लग रहा है, लेकिन अभी ये है बहुत कुछ अंदर लिखा हुआ है इसके, तो फिर वो आपको समझ में आने लगेगा। तो इस तरह इस्तेमाल होता है। थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता है, ब्राइट करो, अब अच्छा आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, याद रखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिलो हाउ द वर्क मैग्नीफाइंग ग्लास इज प्लेस्ड सच दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम आ रहा है ना, तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी। अब यहाँ देखो, आपके पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो क्या आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर बड़ा आ जाए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ जो है हमेशा आपके पास बड़ी आनी चाहिए। तो अगर फोकल लेंथ आपके पास बड़ी आ रही है तो इमेज आपके पास क्या बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास फोकल लेंथ ज़्यादा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम आ रहा है तो आपके पास वर्चुअल इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है और फोकल लेंथ छोटी आ रही है, तो इसका मतलब है कि रियल इमेज आनी है, ठीक है। ये रिलेशन है आपके पास। P जो है वो लेस होगा F से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास जो है वो एक वर्चुअल इमेज आ जाएगी, ठीक है। एक वर्चुअल इमेज आ जाएगी, यानी इसमें आपके पास फोकल लेंथ ज़्यादा आ रही होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कम आ रहा होगा, तो वर्चुअल इमेज आएगी। हाँ, अगर आपके पास फोकल लेंथ जो है वो छोटी आ रही है, फोकल लेंथ छोटी आ रही है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, तो आपके पास एक रियल इमेज बनेगी। तो ये दोनों को अलग अलग रखना, इन दोनों को अलग अलग समझना, ठीक है। हाँ, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो ये वही बात है, अगर ऑब्जेक्ट को ज़्यादा क्लोजर रखोगे लेंस के तो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा आपके पास। अच्छा, कैमरा के अंदर भी लेंस इस्तेमाल होता है। कैसे, शटर खुलता है लेंस का, वो इस तरह से कि लेंस लगा होता है कैमरे के आगे, देख लेना डायग्राम 13.19 में के लेंस लगा होता है कैमरे के आगे। जैसी शटर खुलता है तो लाइट जो है वो लेंस से पास होकर एक जगह पर फोकस होती है अपर्चर पर, और इमेज जो है वो फॉर्म्ड हो जाती है ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है। जैसे ही शटर ऑन होता है ना, देखा होगा आपने अगर कैमरे को, तो एक चीज़ खुलती है, बंद होती है फ़ौरन से सेकंड में या मिली सेकंड के अंदर, बहुत छोटी सी आपको नज़र आ रही होती है। तो वो अपर्चर, वो जो है वो आपके पास शटर होता है। शटर जैसे ही खुलता है तो इमेज, लाइट आती है लेंस के अंदर से, जाती है वहाँ पर शटर के पीछे और इमेज बना लेती है, जैसे हमारे आँख रेटिना पे बनती है। अच्छा, प्रोजेक्टर के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा होता है चीज़ों को बड़ा करके दिखाने के लिए, कि उसके अंदर से आपके पास बीच में आपके पास एक जो है वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पीछे इसके जो है वो लैंप रखा हुआ है, लाइट आके रख रही है, कन्वेक्स लेंस से पास हो रही है, तो एक बड़ी इमेज बन रही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फोटोग्राफिक इनलार्जर में भी इस्तेमाल होता है। फोटोग्राफिक इनलार्जर की पूरी डायग्राम दी हुई है, जो है बहुत ज़्यादा
जो है वो टाइम होता जा रहा है वीडियो का, तो इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा, लेकिन ये इस तरह से काम करता है कि छोटी जो इमेज है उसको बड़ी इमेज करके दिखा देता है। अच्छा, इसमें एक न्यूमेरिकल भी है, वो भी करते हैं आज, ठीक है। इसमें एक न्यूमेरिकल भी करते हैं, तो इस वाले न्यूमेरिकल को मैं रिमूव कर रहा हूँ और इसमें जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो करता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल असल में तमाम ही कराने पड़ते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के बगैर जो है ना बात समझ आएगी ही नहीं कभी भी, तो इसलिए न्यूमेरिकल ज़्यादा कराना है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन शुरू हो गए। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन के आपको आंसर करा देता हूँ, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। यूजेस मैंने बता दिए हैं, बिल्कुल यही यूजेस आपके पास इसमें भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस का मत देख लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तो रियल इमेज आपको मैंने बताया है कि लेंस के अदर साइड पे बनती है, वर्चुअल इमेज लेंस के सेम साइड पे बन जाती है, जैसे अभी बनती हुई आपको नज़र आ रही होगी। थोड़ा सी इसकी ब्राइटनेस को लो कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम विजिबल हो जाए, ठीक है। तो आपको इमेज जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही होगी, लेकिन इसको हमने डिफरेंस के थ्रू लिखना है, तो देख लीजिए डिफरेंस के थ्रू, ठीक है। मैं इसका डिफरेंस निकाल के लिख दे बता देता हूँ। तो ये लिखे हुए आपके पास, इसके बाद डिफरेंस के सिंस, हाँ मैं इसका डिफरेंस दिखा देता हूँ। हाँ, ये लिखा हुआ लाइट रे एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ रियल इमेज, ठीक है। लाइट रे जहाँ मिले वो जो है वो रियल इमेज बनाती हैं, यानी यहाँ पर लाइट रेस मिलती हैं आपस में, और यहाँ पर लाइट रेस की रिफ्लेक्शन मिल रही होती है। और भी डिफरेंसेस होता है। तो लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। तो देखो यहाँ लाइट एक्चुअली नहीं मिल रही है, इधर जब वर्चुअल इमेज बन रही है तो लाइट एक्चुअली नहीं मिल रही है, उनकी रिफ्लेक्शंस मिल रही है। यहाँ अगर बनती तो एक्चुअली मिलती है आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा। अच्छा, और भी इसी तरह लिखा हुआ है कि द इमेज इज़ जनरली इन्वर्टेड। इमेज उसमें उल्टी बन रही होती है जब आपके पास रियल इमेज होती है, और जब वर्चुअल इमेज बनती है तो उसमें सीधी इमेज और बड़ी बन रही होती है, ठीक है। ये आप लिख लेना, मैंने ये तमाम चीज़ें पढ़ा दी हैं, क्योंकि मुझे अभी न्यूमेरिकल भी कराना है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। द पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। व्हाट डज इट मीन। इसका क्या मतलब है कि पावर ऑफ लेंस जो है वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के। तो इसका मतलब देख लो, यहीं पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने खुद भी इसके आंसर्स निकाले हैं, तो मैं आपको इधर बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर आपके पास ये रहा कि नाउ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इट्स डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग एबिलिटीज, बट इट वेराइज इन्वर्सली। तो फोकल लेंथ आपके पास रिलेट करती है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग से, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पावर ऑफ लेंस के, ठीक है। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा है वाई अ फिल्म इन द प्रोजेक्टर नीड टू बी प्लेस अपसाइड डाउन। तो प्रोजेक्टर में फिल्म को यानी किसी चीज़ को आगे पीछे क्यों किया जाता है। तो प्रोजेक्टर में जब भी किसी चीज़ को आगे पीछे कर रहे हैं ना हम, तो इसका मतलब है कि फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ बिलर नज़र आ रही थी, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है एज द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड मस्ट टर्न द फिल्म मस्ट अपसाइड डाउन टू मेंटेन एन अपराइट पिक्चर ऑन द स्क्रीन। यानी अगर उल्टी इमेज बन रही है या फोकस नहीं हो रही तो अपसाइड डाउन करते हो, आगे पीछे करते हो आप ऑब्जेक्ट को सीधा बनाने के लिए। अच्छा, ये बोल रहे हैं द कनकेव लेंस इज ऑल्सो कंसीडर्ड टू बी द डाइवर्जिंग लेंस। तो कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है ये बता दीजिए आप यहाँ पर। तो इसका ये लिखा हुआ है व्हेन द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कनकेव लेंस डाइवर्ज एंड व्हेन प्रोड्यूस दीस रेज बैकवर्ड। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि कन्वर्जिंग लेंस में आपके पास आती है लाइट और वो वापस चली जाती है, और कुछ लाइट आपके पास डाइवर्ज हो जाती है, तो इसीलिए उसमें ये डाइवर्जिंग का फिनोमिना हो रहा होता है, ठीक है। इसीलिए उसमें ये डाइवर्जिंग का फिनोमिना जो है वो हो रहा होता है। अच्छा, अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक अ कनकेव लेंस इन विच कंडीशन। किस कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, कॉन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, वो भी देख लो। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू एक्ट एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डिपेंड अपॉन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि कब जो है वो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करेगा। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ आपको नहीं पढ़ाई गई इन टॉपिक्स में, लेकिन ये दे दिया न्यूमेरिकल, ये आपको दे दिया सवाल, तो लिख लेना इसे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर हम जो है वो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कैमरे की जो सैचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है यहाँ पर, चलो न्यूमेरिकल करते हैं। ये आखिरी आपके पास न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन 6 है आपके पास। तो गिवन डेटा देख लो क्या दिया हुआ है, और यहाँ टू फाइंड लिख देना, ठीक है। हमेशा इसी तरह से न्यूमेरिकल करा करो। हाँ, तो कहा जाता है आपको फाइंड द इमेज डिस्टेंस, पहले ही कह दिया इमेज डिस्टेंस यानी क्यू पता करो। फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हुआ है
ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर अपार्ट, दूर रखा हुआ है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस है तो आपके पास फोकल लेंथ पॉजिटिव में आएगी और वो है 17 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है। सॉल्यूशन लगाओ, फॉर्मूला इस्तेमाल करो, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, फोकल लेंथ कम आ रही है, इसका मतलब है कि इमेज रियल आनी चाहिए। ठीक है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले इस चीज़ को मैंने डिटेल में। तो मुझे पता क्या करना है, 1/q तो 1/p को उस तरफ ले जाता हूँ ताकि मेरे पास फार्मूला सेट हो जाए। अच्छा, तो 1/q इक्वल टू 1/f माइनस 1/p सेट करा दिया फार्मूला। वैल्यूज से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 1/17 माइनस 1/20। डायरेक्ट कैलकुलेटर से चाहो तो भी कर सकते हो या एलसीएम लेके करना चाहो तो भी कर सकते हो। 20 माइनस 70 और 70 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 360। ठीक है, बकिया की कैलकुलेशन इस तरफ करता है। 360 था या 340 था? 340 था। 340 को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करा दो 1 से और 20 को माइनस कर दो 17 में से तो 3 बच जाएंगे आपके पास। ठीक है, और आपके पास आ जाएगा 3q। ठीक है, अच्छा अब 3 को नीचे लाके डिवाइड करा दो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा इमेज डिस्टेंस। 3 से डिवाइड कराने पर आएगा आपके पास 113.3 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। तो ये आपके पास था। आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इन डिटेल मैंने इसको जो है वो आपको गाइड कर दिया। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा आज के लेक्चर में, जिसकी बेसिक वजह जो बनी वो हमारे पास ये बनी कि आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें थी करने को। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आखिरी बात भी आप सुन लीजिए कि अगर कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। और इसके बाद अब 2 लेक्चर और आज ही अपलोड करूँगा और रिकॉर्ड भी करूँगा। इसके बाद वो होगा आपके पास। इसके बाद जो अगला टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, और इसी तरह से जो दूसरे टॉपिक है वो करेंगे, लेकिन वो आसान है, जल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलें उन टॉपिक्स को भी करते हैं। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके फ़ौरन बाद वो वीडियोस आ जाएगी, तो नाम लिख के सर्च करिएगा आप। इस तरह से सर्च करिएगा, मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको वो वीडियोस भी मिल जाएं। रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर ME इंग्लिश सेंटर, तो वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद